फॉर्मूला फॉर्मूला याद करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे रटने का कोई फायदा नहीं है कि आप जो उसके फॉर्मूले याद करके घूम रहे, लंबा चौड़ा फॉर्मूला है भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा कि तुम उसका फॉर्मूला रट्टा मार के घूम रहे मार्केट में, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बेटा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। पहला है आपका 7 माइनस 24 आयोटा, 7 माइनस 24 आयोटा। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसका रूट लगा तो होना चाहिए ऐसे भाई। अगर आपसे कहा जाए कि आप जो 4 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप क्या करते हो, 4 को रूट के अंदर डालते हो, उसके बाद देखते हो कि आप क्या क्या आ रहा है, सही बात है कि नहीं, ऐसा करते हो। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चा रूट चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को रूट के अंदर डालेंगे, है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसको बेटा मैंने मान लिया आपका कि ये x प्लस आयोटा वाई के इक्वल है। इसका जो रूट निकल के आ रहा है, हमें पता तो है नहीं ऐसे एग्जैक्ट, ये 4 तो है नहीं जो हम बता देंगे। तो हमने मान लिया कि 7 माइनस 24 आयोटा का जो इसके रूट आएगा वो x प्लस आयोटा वाई है, ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, 7 माइनस 24 आयोटा आपको ये ऐसे ही रहेगा, और इधर क्या हलचल होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली कहानी समझ में आई। क्योंकि आयोटा वाई का होल स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को मैंने माइनस में रख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy इनटू आयोटा, ऐसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप जैसी x और y के वैल्यू यहां से फाइंड करोगे, बच्चा उसमें पुट कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपने क्या किया कि यहां पे देखिए रियल पार्ट यहां पे क्या है बेटा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 7, पहला। दूसरा आपका यहां से देखिए क्या है, 2xy आपका क्या आ रहा है, माइनस 24, देखा 2xy बेटा क्या तुम्हारा माइनस 24 है, तो यानी कि 2 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो xy तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा। दो इक्वेशन बन करके तुम्हारे पास आ गए, दो वेरिएबल है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 7 और ऐसा, ठीक है। देखा ये, अरे ये चीज दिख रही तुम्हें। अब आप क्या करो, अब भाई आप जो यहाँ से x को y से रिप्लेस करो या y को x से रिप्लेस करो, आपको जो करना है करो, x और y का वैल्यू फाइंड करो और फटाफट से आप बताओ कि कहानी क्या चल रही है। एक आइडिया दे सकता हूँ मैं आपको, एक आइडिया दे सकता हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है। मेरे दिमाग में ये कि आपने ये फॉर्मूला शायद कभी पढ़ा हो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर कर दूं मैं। जैसे अगर मैं x स्क्वायर को a और y स्क्वायर को अगर मैं b ले रहा हूं, तो ये आपका लिखा हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर आपका होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, और कैसा बेटा आपका प्लस 4ab ऐसा लिखा हुआ कि नहीं। इसके इक्विवेलेंट अगर मैं इसको a और इसको b लिया है, तो ये वाला फॉर्मूला आप जानते हो, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसा। अब यहाँ पे रीजन क्या है, आपको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पता हुआ है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ये ज्यादा सही मेथड है आपके लिए, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके क्या हो जाएगा, 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 प्लस 4 इनटू, और xy का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 144 इनटू 4 कितना होता है 576। हाँ देखो 576, तो ये दोनों कितना हो जाएगा आपका 625। देखो कितना बढ़िया बन के आ रहा है सब तुम्हारे लिए, कैलकुलेशन बहुत आसान। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हारा क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, दोनों साइड रूट लोगे, सही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि माइनस और प्लस दोनों ही आए, बिल्कुल आए, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप माइनस 25 रखोगे तब भी तो ये आएगा 625, तो ऐसा भी हो सकता है कि 25 है और माइनस 25, भाई दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या जानते हो कि एक्स 4 और 3, जी तो प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 3,
ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। तो ये आपका क्या है 7 है, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपको 25 आया है, तो आपने क्या ऐड कर दिया, तो 2x स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 25 और 7 भैया कितना हो जाएगा? 32। हाँ 32, लिख लेते हैं 32 हो जाएगा। इससे कैंसिल करेंगे बेटा आएगा 16, तो x आपका आ जाएगा प्लस माइनस 4, और y बेटा आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, अगर ऐसा आया है एक एक बार वैल्यू उठा के रख लो, एक बार प्लस प्लस ले लो, एक बार माइनस माइनस ले लो, पानी सब x प्लस 4 रखोगे तो आपका क्या आएगा, और y प्लस रखोगे तो क्या आएगा? रीजन बता देता हूँ मैं, रीजन आपका जो 2xy है ना वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, अगर x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, अगर x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, कोई एक ही पॉजिटिव होगा, यानी कि x और y दोनों अपोजिट साइन होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे आपको। तो अगर x आप पॉजिटिव लोगे, अगर x आप 4 लोगे तो y माइनस 3 लेना पड़ेगा, अगर x आप माइनस 4 लोगे तो y 3 लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बहुत गर्मी है रे, अरे सांभा बहुत गर्मी। और लोखंडर बोलो सर। देख, तूने रिप्लाई क्यों किया, मैंने तेरा नाम लेके बोला। हर बार तो बोलते हो तभी। अच्छा, तूने खुद को ऐसे कंसीडर कर लिया है फिर, है? आप हर बार मुझे ही बोलते हो सर। हाँ, कि सही है, मान ही लेते हैं यार, क्या करें फिर, कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखिए आप। सॉल्व फॉर जेड, सॉल्व फॉर जेड, आपको जो है जेड के लिए सॉल्व करना है। आपको लिखा हुआ एफ जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा इंटू जेड इक्वल्स टू 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस। जेड आपको बताना है कि क्या होगा। तो वो स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद इसके रूट का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। उसके रीजन क्या है, रूट में जाएगा, फंस जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फील आता है तुम्हें, देखो फील आना चाहिए क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप जो इसको इधर लेके आओ तो बेटा ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू जेड और माइनस 5 आयोटा माइनस 5 0, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है, आप जेड के लिए लिखो तो क्या माइनस बी, माइनस तो माइनस ही है, क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस रूट ऑफ, अब बी स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 4, और ए का वैल्यू क्या है 1, और सी का वैल्यू तुम्हारा क्या माइनस है, तो बच्चा ये प्लस हो जाएगा, और आपको आ जाएगा 5 आयोटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 मैं इधर रख देता हूं डिनोमिनेटर में से। अब आप देखो क्या बन जाएगा 2z 3 माइनस 2 आयोटा, और बेटा आएगा तुम्हारा प्लस माइनस, अब रूट के अंदर में इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, तो 9, ठीक है 9 हो जाएगा, और प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस 4, और आपका आएगा माइनस 2ab, तो माइनस 12 आयोटा ऐसा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा 20 आयोटा और माइनस 20। सही लिखा है भाई, एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा तुम्हारा 2z 3 माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस रूट ऑफ
यहाँ से -20 और ये आपका बचेगा 8 आयोटा और -24 प्लस 9 तो -15 ऐसा। अब देखो ये कंसेप्ट आ गया ना, तुम्हें इसका क्या लेना पड़ेगा, देखो स्क्वायर रूट वाला है ना, ये वाला कंसेप्ट आ गया ना जिसकी हमने शुरुआत की थी। तो आप इस जेड को तभी फाइंड कर सकते हो बच्चे जब इसका आपको स्क्वायर रूट पता हो। तो फाइनली आपका क्या है, आपको फाइंड करना है रूट ऑफ -15 प्लस 8 आयोटा। इसको आपने इक्वल मान लिया। अब यहाँ से एक नया बेटा, ये यहाँ से नया अभी कंसेप्ट स्टार्ट करना है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। आपने इसको किया -15 प्लस 8 आयोटा। आप देखो ये तो रट ही लो, इसका स्क्वायर तो तुम्हारा रट जाना चाहिए, बार बार इसके रूट फाइंड करना है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बेटा तुम्हारा -15 दे रखा है पहला इक्वेशन, और तुम्हारा यहाँ से 2xy जो है 8 दे रखा है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। 2 से आपका ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया था यहाँ पे, ठीक है, वो दोबारा से अप्लाई करेंगे बच्चा, दोबारा से लगाते हैं वही वाला। देखो ये आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई ऐसा। तो x ये तो तुम्हें फाइंड ही करना है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका इक्वल होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा तुम्हारा क्या -15, तो आपका स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस और आपका क्या हो जाएगा 16 into 4 तो क्या हो जाएगा 64 है ना। तो 64 भाई ये कितना हो रहा है तुम्हारा 225 प्लस 64 289, सही है। 15 और 8 तो 289 हो जाएगा तुम्हारा, है ना। 289 के हिसाब से आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बेटा आपका 17 और -17 दोनों आएगा। आप जो कैलकुलेशन कर लेना उस हिसाब से। तो हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तुम्हारा -15 है, कैंसिल आउट कर दिया इसको, तो 2x स्क्वायर बच्चा तुम्हारा आ जाएगा 2। तो आपका x स्क्वायर 1 आ रहा है, तो x आपका प्लस माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। और अगर x आपका प्लस माइनस 1 आ रहा है तो जाहिर सी बात है y आपका क्या आएगा प्लस माइनस 4। यस सर। अगर y प्लस माइनस 4 अब तो कर लो तुम क्या करना, ये जो x प्लस आयोटा y बेटा लिया ना, ये एक बार x और y का वैल्यू यहाँ पे। अब देखो रीजन क्या है, दोनों का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है, तुम्हें देखना हो कि x और y कैसे लेना है। तो आप बच्चे यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो कि x और जो y का प्रोडक्ट है वो क्या पॉजिटिव, तो यानी कि दोनों क्या होंगे सेम साइन के होंगे, है ना। या तो बेटा दोनों नेगेटिव नेगेटिव लोगे या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लोगे, तभी उनका प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव बन सकता है। उम्मीद है कि यहाँ से तुम कर लोगे, है ना। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की जान, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, आपसे कहा जाए कि यू हैव टू रिप्रेजेंट, कोई भी आपको एक पॉइंट दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो 3,5, तो आप कैसे बता, आप कहाँ होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताओ भाई 3,5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, है अरे बोलो बोलो भाई 3,5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट। फर्स्ट में। बेटा कैसे पता चला तुम्हें, तुमने कैसे बताया ये फर्स्ट में होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। हाँ दोनों पॉजिटिव है। और आप ये वाली बात जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉइंट का क्या है रिप्रेजेंटेशन, है ना। आपने बता दिया कि एक पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे मिलेगा, यही तो बताया आपने, है ना। तो ये क्या है, आपने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, एक ग्राफ पेपर में आपने उसको बता दिया तो भाई तुम यहाँ पे लोकेट करते हो, तुम्हारा लोकेशन ये है। ऐसे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो है, देखो वहां पे क्या होता है तुम्हारा एक्स वाई प्लेन होता है, वहां पे हम रूटीन बात करते हैं इस तरीके से, वाई जेड प्लेन होता है, जेड एक्स प्लेन होता है।
लेकिन यहाँ पे जो प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर की यूज किया जाता है बेटा उसको हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, ठीक है। कौन सा प्लेन बोलते हैं? आर्गेंट, ARGANT, आर्गेंट प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे तुम्हारा एक्स एक्सिस और बच्चा वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, एक तुम्हारा रियल एक्सिस होगा बेटा और एक क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस होगा, है ना। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की। समझ में आ रहा है ये वाली बात तुम्हें? जैसे अगर मैंने यहाँ पे बनाया सपोज दैट ये आपका क्या है, तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये एक्स एक्सिस है, नो, दिस इज योर रियल एक्सिस। ये बेटा तुम्हारा रियल एक्सिस है और इसको मैं क्या बोलूंगा, इमेजिनरी एक्सिस। इसको बेटा मैं क्या बोलूंगा, इमेजिनरी एक्सिस बोलूंगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस और इसको इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा यहाँ पे तुम्हें ये पता है, अगर जैसे मान लो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी क्वाड्रेंट के हिसाब से ही, बिल्कुल जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होगा। जैसे अगर आपका मान लो z ऐसे लिखा हुआ है x प्लस i y। अब मुझे पता है यहाँ पे कि अगर मैं z को लिखना चाहूँ तो z का एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहते हो x, y लिख दो आप, क्योंकि आप जानते हो बेटा जो y कोऑर्डिनेट होगा उसमें आयोटा का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, पॉइंट फॉर्म हो गया, हमने x, y। अच्छा तो x, y तो हमें यार दोनों ही पॉजिटिव है, तो मान लिए यहाँ पे ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे भाई, x, y ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। अब आपसे कहा जाए कि ये से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, y होगा भाई। जाहिर सी बात है तभी तो x, y पे होगा। अब एक और बात करूं मैं, जैसे मैंने बोला z माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। भाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इट्स आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। हेलो, सब मैं क्लास में हूँ। देखो जैसे कॉल आ गया था बीच में, कभी कभी कॉल आ जाता है क्लास में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये देखो ध्यान दे, तुम इसको कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, माइनस एक्स वाई लिख सकते हो, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। तो ये काम होगा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट। मान लिया यहाँ पे तुम्हारा बेटा ये एक्स वाई, अब ऐसा नहीं कि तुम नेगेटिव लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते ही जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ये वाली बात ऐसा मत कर देना भाई तो तुम यहाँ पे माइनस एक्स वाई लिख लो। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का क्या प्रॉपर्टी, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आपका, यही तो होता है। थर्ड की अगर आप बात करो, ऐसा भी हो सकता है कि बेटा ऐसा लिखा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। ऐसा भी लिखा होगा कहीं एक्स माइनस आयोटा वाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लिखना होगा आपको उसको पॉइंट फॉर्म से देख करके बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। इतनी सी बात तुम्हें क्लियर हुई? अगर मैंने बेटा इसको इससे ज्वाइन करा दिया, मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स, मैंने इसको इससे ज्वाइन करा दिया, मैंने इसको इससे ज्वाइन करा, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया जहां पे आपका x, y है। ये किधर भी हो सकता है, मैं भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, ये किधर भी हो सकता है, ठीक है, ये किधर भी हो सकता है। मैंने आपसे बोला कि अगर ये y है और ये आपका x है, अगर मैं O से P तक के लेंथ की मैं बात करूं, O से P बेटा क्या होगा, ये आपका क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो हाइपोटेनस, सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हुआ कि नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा बन रहा है। इसका मतलब क्या, ये आपका लेंथ क्या होगा बेटा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये क्या होगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो आपका हाइपोटेनस होता है भाई, नहीं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये अच्छा यार, ये रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमें कुछ बताया था, क्या बताया था, मॉड्यूलस ऑफ z। मैंने बोला था बेटा ये क्या होता है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या, उसके हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यानी कि यहां से यहां तक जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड आपका मॉड ऑफ z। O से P तक का लेंथ आपका क्या है, मॉड ऑफ z है। समझ में आया? अगर मैं बात करूं ये किस एंगल पे इंक्लाइंड है, भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बट किस एंगल पे है, किस एंगल पे है, इसका ये वाला लेंथ क्या है, तो पता चल गया हमें कि मॉड ले लेंगे तो लेंथ पता चल जाएगा कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है। समझ में आ रहा है ये वाली बात बेटा, कि ओरिजिन से पॉइंट आपका कितनी डिस्टेंस पे है। एंड आल्सो यू हैव टू फाइंड द एंगल। एंगल कैसे फाइंड करोगे बच्चा, अगर आप tan थीटा यहाँ पे लगाओगे, tan थीटा आप यहाँ पे लगाओगे तो क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ये तो रिलेशन बेसिक है जो आपको पता है। तो मैंने क्या लगाया, y अपॉन x लगाया। यहाँ से बच्चे आप क्या बताओगे, थीटा बताओगे। समझ में आ रहा है, ये बताओ समझ में आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। आपको दो चीजें फाइंड करनी है बेटा, एक तो मॉड फाइंड करना है आपको, और आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, अभी हमने कुछ भी नया नहीं किया था, कुछ भी नया नहीं किया, मैं पहले बता दे रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं किया बेटा। एक हमारा रियल एक्सिस होता है बेटा, एक हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। अब हम देखो, हम बात करेंगे, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी भाई, ठीक है। जैसे आपसे कई लोग जो है जैसे मॉड्यूलस फाइंड करना चाहते हैं, जैसा मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा बेटा z आपका लिखा हुआ है 3 + 4 आएगा, ठीक है। 3 प्लस, अभी आगे बात कर रहे हैं इसका। इसके अगर मैं मॉड की बात करूं तो मॉड आपका क्या होगा, 5 हो जाएगा। मुझे कैसे पता चला, ट्रिपलेट 3 4, तो नेक्स्ट क्या होगा 5। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, ट्रिपलेट तो मैंने बताया होगा तुम्हें। नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाए कि z आपका बेटा 6 + 8 आया होता है, 6 + 8 आया होता है, तो मॉड ऑफ z क्या होगा भाई, तुम निकालते कैसे हो, √(x² + y²), तुम्हारा हर बार जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मींस दैट आपका ट्रिपलेट ही काम करेगा। 6 8 के हिसाब से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। निकाल लो भाई, तुम्हें मेरे को भरोसा नहीं, अब निकाल सकते हो। फॉर्मूला में बता दिया, √(रियल पार्ट का स्क्वायर + इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर)। समझ में आ रहा है कि नहीं वाली बात, ये मैंने पहले तुम्हें बताया कल के लेक्चर में। अब अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं तुमसे, अब किसी ने कहा कि सर चलो ठीक है मॉड तो बढ़िया है, आपने ठीक से समझा दिया मॉड, पर ये एंगल का क्या लोचा है भाई, ये tan थीटा हमारी समझ में ही नहीं आया। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए समझ में आ गया, लेकिन अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तो क्या फिर क्या बनेगा एंगल। ऐसा तो है नहीं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और जो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो एंगल आपका अलग से आएगा, फोर्थ में जाएगा तो आपका एंगल का वैल्यू कुछ और होगा। तो अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तुमने नहीं पूछा लेकिन मैंने खुद से क्वेश्चन पूछ करके अपना जवाब देना चाहता हूँ। जवाब ये है कि सबसे पहले बेटा इस थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, ये थीटा जो हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स y/x, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते। मैं इधर ले गया इसको, इनवर्स लिख दिया मैंने। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि थीटा tan इनवर्स रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। ऐसा लिख सकता हूं भाई, क्योंकि y हमारा क्या है, y क्या है, आयोटा का मल्टीपल है, तो वो क्या है आपकी इमेजिनरी पार्ट है, और x बेटा तुम्हारा क्या है, रियल पार्ट है। ये वाली बात समझ में आ रही है। जहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, जो मैंने अभी तक यहां तक बोला है इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट से भाई। कोई भी स्टूडेंट जो यहां तक मैंने बोला है उसको कोई दिक्कत है, बहुत अच्छे से समझाएंगे बेटा, आर्गुमेंट बहुत अच्छे से समझाएंगे कि आर्गुमेंट की कहानी क्या है। सारी कहानी आर्गुमेंट की है, सारी कहानी, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट सेम ही होता है, ठीक है। ये समझ में आया ना, मैं आगे चलता हूँ, चलो ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल है, देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री काम आएगा तुम्हारा, उसका रीजन मैं तुम्हें बता दूं। देखो अगर आपका एंगल, जैसे मान लो बेटा, अगर ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब आपका ऐसा हो, ये आपका ऐसा है, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका y है बेटा, ये आपका x है, ऐसा है। इसका मतलब क्या है, ये जो ये एंगल होगा वही तो होगा, कोई चेंज होगा, क्योंकि ये बेटा 0 से 90 के बीच, ये एंगल जो है जो भी होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, तो इसमें तो आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा बेटा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल वो प्योरली है, बिल्कुल है ना, 0 to 90। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में गया यार, अगर मान लो अगर ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर मैं एक ही में बना दूं, सारे करे अलग अलग बनाऊं, एक में चल जाएगा, अच्छा अलग अलग बना देते। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका बेटा x, ये आपका y। अब मैं जो सेकंड फिगर बना रहा हूं आपका दूसरा, जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका ऐसा होगा, ये वाला पॉइंट आपका 90 और ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, ये आपका y और ये वाला लेंथ आपका x है, यहाँ पे आपका पॉइंट है ये आपका ये, ऐसा फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अच्छा एक बात बताओ यार, सेकंड क्वाड्रेंट में हम कितना चल के आ रहे हैं ये तो देखना जरा। ये एंगल अगर थीटा है तो मेजरमेंट तो हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस लिया जाता है,
You always you have to take the reference frame. क्या real axis positive x axis एंगल कैसे लोगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज नॉट द एंगल. ये एंगल नहीं है. आर्गुमेंट अगर बच्चा तुम्हें निकालना है जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव x एक्सिस या विद पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी दैट इज द एंगल मेजरमेंट. ठीक है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया. अभी यहाँ से तुम देखो जो तुम्हें फाइंड करना है. इसका मतलब क्या तुम यहाँ से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करोगे और ये तुम्हें कितना चलना पड़ा भाई. ये तुम्हें कितना चलना पड़ा. अरे यार यहाँ से यहाँ तक अगर थीटा है तो जाहिर सी बात है तुमने पाई माइनस थीटा चला है ना, क्योंकि यहाँ तक तो तुम्हारा पाई आ जाएगा. अरे यार ये तो तुम्हारा पाई होता है, ये तुम्हारा पाई बाई 2 है, ये तुम्हारा 0 और 2 पाई है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है 3 पाई बाई 2 है. तो इसका मतलब क्या है अगर ये यहाँ से यहाँ तक थीटा है तो ये जो तुमने फाइंड किया ये तुम्हारा क्या होगा पाई माइनस थीटा. समझ में आया. तो ये पाई माइनस थीटा आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आर्गुमेंट होता है थीटा लिख लो, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका बेटा आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा. समझ में आया कैसे आया है. समझ में आया कैसे आया ये बताओ. कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को. अब मैं तीसरा डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ. देखो मैं बार बार कह रहा हूँ अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे इसमें क्वेश्चन कराऊंगा. लेकिन एक बात याद रखना, ये थीटा कंसीडर मत कर लेना आर्गुमेंट कभी भी. ये थीटा कंसीडर मत कर लेना आर्गुमेंट कभी भी. मैं पहले बता दे रहा हूँ. सेकंड आप पहले यू हैव टू जज हियर द इन विच क्वाड्रेंट है द कॉम्प्लेक्स नंबर. आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है ये आपको पहले देखना पड़ेगा. ध्यान रखना इस बात का, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो. यू हैव टू जज, पहले आपको देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल सेम आर्गुमेंट से. ठीक है. अब देखो अगर मैं थर्ड वाला बना रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं थर्ड बना रहा हूं, थर्ड के हिसाब से क्या है यहाँ पे देखो बड़ा से मैंने आपको बोला ऐसे. थर्ड के हिसाब से क्या है आपका ऐसे आ जाएगा. थर्ड के हिसाब से आपका ऐसे आ जाएगा. ये एंगल मान लिया आपका थीटा है, ये आपका 90 है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक x है और ये यहाँ से यहाँ तक आपका y. ठीक है. अरे कहाँ चले गए सबके सब कोई दिख नहीं रहा मेरे को. तनेश जैनिल तनु कहाँ चले गए भाई. अगर ये आपका x y है थर्ड क्वाड्रेंट. अब अगर यहां तक आपका एंगल थीटा है ये, अब यहाँ पे आर्गुमेंट क्या हुआ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, आप कैसे मेजर करोगे यहाँ से पॉजिटिव x एक्सिस से चलना शुरू किया, कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है इस पॉइंट तक. ये जो पॉइंट P है x को y यहाँ तक कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है देखते हैं. यहाँ से यहाँ तक पाई ट्रेवल किया, पाई के बाद थीटा और ट्रेवल कर लिया. तो आर्गुमेंट तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा भाई. आर्गुमेंट तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा. आर्गुमेंट तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा. भाई पाई ट्रेवल किया और थीटा ट्रेवल किया. समझ में आ रहा है. अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं तुम्हारे लिए, मैं फोर्थ कंडीशन पे जाना चाहता हूँ. ये समझने वाली बात है, मैं पहले बता दूं जो ये समझ गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गया ये समझ लेना सारा खेल आर्गुमेंट का है. मैं पहले बता दूं सारा खेल जो है आर्गुमेंट का है भाई. देखो एक और मैं डायग्राम बना रहा हूँ फोर्थ वन, बाद में नोट कर लेना कोई जल्दी. ये देखिए ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ आपका y है और ये वाला लेंथ आपका x है, ये पॉइंट आपका P है x y. ठीक है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है यार ये आपका 0 और 2 पाई था, ये आपका पाई बाई 2, ये आपका पाई और ये आपका 3 पाई बाई. कितना चलना पड़ रहा है भाई, कितना एंगल चलना पड़ रहा है. तुम अगर यहाँ पे खड़े हो तुमने चलना शुरू किया ऐसे खट 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 खट, यानी कि तुम पहुंच जाते 2 पाई लेकिन बीच में कितना रह गया थीटा. तो बड़ा आर्गुमेंट क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा. आर्गुमेंट क्या होगा 2 पाई माइनस. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो.
हाँ भाई तनिष बता, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो बेटा एक बार, ये जो तुमने फाइंड किया है, जैसे मैं तुमसे कहूं अभी कि ये हमने यहाँ पे जो आर्गुमेंट की बात की है, मैंने तुम्हारा आर्गुमेंट बता दिया, मैं मॉड्यूलस बता दिया कि तुम्हारा मॉड्यूलस क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे फाइंड किया जाएगा ये भी तुम्हें बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे, ये हमेशा जो है यही बताएगा कि आपको कैसे फाइंड करना है, कैसे आपको फाइंड नहीं करना है, ठीक है। अब एक बात करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये आपका क्या है आर्गुमेंट, और लिख लो बेटा, जो आपका आर्गुमेंट है उसका जो रेंज है 0 से लेके 2 पाई होता है। लिखिए आप, आर्गुमेंट का बच्चा जो रेंज होता है वो 0 to 2 पाई होता है, लिखो फटाफट, बहुत काम की बात। आर्गुमेंट जो बच्चा आपका 0 to 2 पाई होता है, ठीक है, क्योंकि एंगल आपका जीरो भी हो सकता है ना, कई बार आपका, भाई एक बात बताओ, अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आप कहोगे भाई जीरो ला दो, जीरो ला देंगे आर्गुमेंट, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वाई अपॉन एक्स है, नहीं आ रहा समझ में, tan थीटा तो क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट, एक होता है आपका आर्गुमेंट, एक होता है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसका जो रेंज है वो आपको होता है -पाई से लेके पाई, इसका जो रेंज है -पाई से पाई, इसको ऐसे लिखते हैं -पाई टू TA, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। ये लिखा हुआ है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में डिफरेंस। ये आपका एक सर्कल है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल थीटा, आर्गुमेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस थीटा। ये तो हो गया आर्गुमेंट के लिए, क्यों, क्यों आपने यहां से चलना शुरू किया, कहां से, देखिए आप यहां से जीरो पर चल रहे हो, जीरो से चलते चलते कहां तक गए बच्चे, 2 पाई तक गए, ये आर्गुमेंट के लिए है आपका, ये आर्गुमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन 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 आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कहां से चलना शुरू करें, देखो बात दोनों का एक है, रोटेशन पूरा लिया तो यहाँ पे भी 2 पाई दिखता है आपको, रोटेशन में देखिए 2 पाई माइनस 0, 2 पाई पूरा रोटेशन लिया है, पूरे सर्कल को कवर किया है, 2 पाई का मतलब क्या, अगर आप 2 पाई घूमोगे तो इसका मतलब क्या, पूरे सर्कल को कवर किया आपने, भाई रोटेशन अगर बेटा 2 पाई तुम लिया तो इसका मतलब क्या, पूरे सर्कल पे घूमे ना, नहीं। और अगर तुमसे कहा जाए कि तुम तो भैया पाई तक तुमने सिर्फ पाई कवर किया, मैं अगर तुम्हें कहीं ऐसी जगह छोड़ दूं जहां से तुम पाई कवर कर रहे हो, मींस दैट अपने आधे सर्कल में चक्कर लगाया भाई, तो मतलब यही तो है, ये वाली बात समझ, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में देखते हैं ना तो पाई माइनस पाई, दिस माइनस दिस करके देखो ये भी 2 पाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जगह चेंज की है ना, इनका तुम पहले यहाँ जीरो से खड़े हो, यहाँ से चलना शुरू किया तो 2 पाई, जो बंदा -पाई पे खड़े होकर के चलेगा और पाई तक जाएगा वो भी तो 2 पाई ही चलेगा, चलेगा 2 पाई ही वो भी, लेकिन लेकिन फर्क क्या है, अब फर्क क्या है भाई, कैसे चला, ये आपका जो है ये सर्कल, अगर ये आपका 0 है और ये आपका 2 पाई है, ये आपका बेटा पाई/2 है, ये आपका पाई है, और ये बेटा आपका 3 पाई/2, ध्यान से समझ लेना, मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ इस पे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को बहुत टाइम दे रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। अगर ये पाई है, अगर आप ऐसे चल के आए, आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल के आए तो आपका पाई,
सही बात है। आप एंटी क्लॉकवाइज चल के आए तो आपका पाई, और अगर आप पाई से ऐसे चल के गए, अगर इसी एंगल को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे, इसी एंगल को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो भाई ये क्या होगा, माइनस पाई होगा कि नहीं। भाई जो एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बनता है, मान लो ये एंगल आपका थीटा है, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर जाओगे तो आपका थीटा है, और यही एंगल अगर आप थीटा इधर बन रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाओगे तो माइनस थीटा होगा कि नहीं। इतनी बात तो समझ में आती होगी। यानी कि जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट लेना शुरू कर दे तो एंगल नेगेटिव हो जाता है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस फ्रेम लेकर के मेजर करते हो तो वो एंगल पॉजिटिव हो जाता है। अब ये माइनस पाई कैसे आया होगा, माइनस पाई आया कैसे होगा, अरे भाई हमने एंगल मेजरमेंट क्लॉकवाइज लिया हुआ है, ऐसी बात। नेगेटिव एंगल आने का मतलब क्या है, आपने जो मेजरमेंट लिया होगा बेटा वो क्लॉकवाइज लिया होगा। अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किधर चलूं, मैं इधर चलूं कि मैं इधर चलूं। आपने यहां से चलना शुरू किया, देखो आपने यहाँ ये चलना शुरू किया और ये आप यहीं पे आगे घूम रहे, यहीं से चलना शुरू किया था माइनस पाई से, और आप ऐसे चले तो फिर से पाई। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या है, आपने रोटेशन पूरा लिया है, पूरे सर्कल को कवर किया है, इसीलिए तो पाई और इसका डिफरेंस पाई माइनस ऑफ माइनस पाई 2 पाई हो गया, क्योंकि ये माइनस अगर माइनस वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में भी आप पूरा सर्कल कवर करते हो और आर्गुमेंट में भी आप पूरा सर्कल कवर करते हो, बट डिफरेंस आएगा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। वो डिफरेंस आपका क्या होगा वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो डिफरेंस आपका क्या बनेगा हम उसकी बात करेंगे। अगर अभी जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मान लो हमारा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आपका नंबर है, तो ये एंगल आपका क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा, और यहां से यहां तक पूरा एंगल इस पॉइंट पे आपका पाई माइनस थीटा बनेगा कि नहीं। ये वाला एंगल भाई आपका आर्गुमेंट यहां से चल के आया आपको पाई माइनस थीटा बनेगा ये एंगल। लेकिन अगर इस पॉइंट पर पाई माइनस थीटा बनता है और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर ले लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर ले तो एंगल नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, पाई माइनस थीटा नेगेटिव मेजरमेंट लेंगे कि नहीं लेंगे। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपने क्या लिया, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा पूरा एंगल का काम कर रहा है, इट्स नॉट ओनली थीटा नहीं, पाई माइनस थीटा पूरा एंगल है आपका। पाई माइनस थीटा को थोड़ी देर के लिए आप अल्फा भी ले सकते हो जिनको दिक्कत है। तो अगर ये यहाँ पे अल्फा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस अल्फा होगा, थर्ड पार्ट। समझ में ये वाली बात। इसका मतलब क्या बनेगा आपका माइनस पाई प्लस थीटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका माइनस पाई प्लस थीटा। अगर यहाँ पे ये एंगल बन रहा है मान लो थीटा, ये एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, अगर ये थीटा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मेजर लेना शुरू किया, आप ऐसे चल के आए, ऐसे चल गए तो एंगल क्या होगा, माइनस थीटा होगा कि नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट बेटा क्या होगा, माइनस थीटा। क्यों 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 क्योंकि रेंज क्या है, माइनस पाई टू पाई, इससे बाहर आप आंसर नहीं दे सकते। माइनस पाई टू से पाई के बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट का आंसर नहीं जाना चाहिए। जैसे आप साइन थीटा, आपसे कह दिया जाता है कि साइन थीटा का, अगर आपका साइन थीटा की लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 2, तो आप तुरंत कह दे तो भैया वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, रीजन है साइन थीटा का रेंज -1 to 1, मैक्स टू मैक्स साइन 1 जा सकता है, 2 के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमेशा जब भी आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखें आप रेंज को ध्यान में रखें। और बेटा रेंज क्या होता है तुम्हारा, माइनस पाई टू पाई, रेंज क्या होता है माइनस पाई टू पाई। आर्गुमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू मेक अ लिटिल चेंज विद प्रिंसिपल आर्गुमेंट, because the range of principal argument is minus pi to pi। और आंसर को आप देख लोगे, एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारा माइनस पाई टू पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं। जैसे किसी ने बोला कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट 2 पाई है, उसके मुंह पर थप्पड़ मारना, बोलना है भाई रेंज माइनस पाई टू पाई होता है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट 2 पाई कैसे बता रहे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। यस सर। देखो ये पूरी कहानी जो थी, अब देखो आर्गुमेंट के लिए मैंने 4 सर्कल बनाए थे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए भी मैं 4 सर्कल फिर से बना देता हूँ, इससे तुम्हें दिक्कत नहीं। और तुम्हें पता चले कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। ठीक है,
ये आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने रेंज वगैरह ये सब जो भी मैंने यहाँ पर बकवास की है वो तुमने जो है नोट कर ली होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ उसको, मैं थोड़ा अच्छा लगे। कभी भी कभी भी इस तरीके की चीजों का बेटा सॉल्यूशन आपको देना हो, आईटी हो, ट्रिग्नोमेट्री हो या कुछ भी हो, आपको जो है उस फंक्शन का रेंज पता होना चाहिए एंड वी हैव टू गिव योर आंसर विद इन द रेंज। ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा रेंज आपको याद होना चाहिए, रेंज के अंदर ही आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि sin थीटा इक्वल्स टू 3, तुम कह रहे हो थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स 3, आपने बता दिया कि एंगल सर sin इनवर्स 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर आपका ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए जैसे 4 सर्कल मैंने वहां बनाए थे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए मैं बना देता हूँ। पहला, अगर आपका पहला ये है, अगर ये एंगल थीटा बनता है, कि आपका y है या फिर x है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका pa जो है थीटा ही होगा। ठीक है, सेकंड, अगर आपका बेटा ये सेकंड में है, ये आपका y और ये आपका x है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बेटा आपका तुम्हारा पाई माइनस थीटा होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट सेम होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, जैसे ही बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। अब पहले थीटा फाइंड करिए पर माइनस पाई में ऐड करिए। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सीधे सीधे अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ से बेटा मेजरमेंट ले लिया, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस। यहां तक की कहानी में अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, यहां तक की कहानी में अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बोलिए जनाब। समझ में आया, समझ में आया बेटा? और नेक्स्ट बात करते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे आज, थ्योरी का पोर्शन कर लो, टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन करेंगे, परेशान न रहें। ठीक है ना, नोट कर लिया सभी ने, हो गए? अब हम बात करते हैं, अब आप लिखिए फटाफट से पोलर फॉर्म। अब आप लिखिए बेटा पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप लिखिए पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या होता है, कई सारे फॉर्म होते हैं, एक आपका पोलर फॉर्म होता है, एक आपका यूलर फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे तो यूलर फॉर्म और पोलर फॉर्म, सबसे पहले पोलर फॉर्म देख लो आप। बेटा पोलर फॉर्म की बात करते हैं, पोलर फॉर्म की बात करते हैं। पोलर फॉर्म जैसे अगर मान लिया आपका z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, z इक्वल टू x प्लस आयोटा। ठीक है, मैंने क्या किया, डायग्राम बना ली। मान लो मैंने ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका x है, ये वाला तो y है आपका 90, रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसा थीटा बेटा आपका क्या है, आर्गुमेंट, थीटा आपका क्या आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। कई बुक में एम्पलीट्यूड भी लिखा होगा, या क्वेश्चन में अगर एम्पलीट्यूड लिखा हो तो परेशान मत हो जाना। ठीक है, ऐसा। अब ये जो z है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम एक अलग तरीके के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। अलग तरीके का फॉर्म जैसे हमें लिखना है, z ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमें देना है, z mod of z into cos theta plus iota sin theta। ऐसा z mod of z into cos theta, ये आपका पोलर फॉर्म है। मैं प्रूफ करा देता हूँ, बिल्कुल यही आएगा, बिल्कुल ऐसा प्रूफ करा देता हूँ। अगर
ये हमें, लेकिन ये इस तरीके के फॉर्म में हमने लिख दिया इसलिए हमने इसको पोलर फॉर्म बोला। अदरवाइज ये जो लिखा हुआ है वो यही है, ये जो लिखा हुआ वही है। यहाँ पे आप लिख लो बेटा मॉड ऑफ z इज मॉड्यूलस, मॉड ऑफ z इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड ऑफ z आपका है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा है बेटा आपका आर्गुमेंट, थीटा है आपका आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, थीटा है बेटा आपका आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। तुम कहो तो हम प्रूव करके दिखा देते हैं बच्चा, आप बोलोगे प्रूव करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो मॉड ऑफ z का वैल्यू आप जानते हो, देखो मैं इसको प्रूव करके दिखाऊं तुम्हें, z इक्वल टू x प्लस साइन ऑफ y है, प्रूव करके दिखाऊं। मॉड ऑफ z का वैल्यू बेटा तुम जानते हो क्या है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का। मॉड ऑफ z आपका ऐसा है। अगर मैं यहां से cos थीटा का वैल्यू निकालूं, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या आएगा x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर मैं यहां से निकालूं तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि y अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये सारी वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दो, ये जो पोलर फॉर्म में इसको पुट करिए फटाफट। ठीक है, देख क्या समझ में आया, नहीं आया समझ में बेटा? जैसे ही आप मॉड ऑफ z यहां रखोगे, रूट ऑफ x प्लस y स्क्वायर डिनोमिनेटर में सेम है, खट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यही बचेगा आपका x प्लस sin y। ठीक है, रख के देख लो, ये पहले लिख लो ये सारी चीजें। मॉड ऑफ z यहां पे क्या है, रूट ऑफ x प्लस y स्क्वायर, cos थीटा पे क्या है, x अपॉन रूट ऑफ x प्लस y स्क्वायर, sin थीटा पे क्या है, y अपॉन रूट ऑफ x प्लस y स्क्वायर। जिससे आपको याद रहे कि हाँ ये जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हमने इसमें चेंज कर दिया। जैसे कहते हैं ना कभी कई चीज आप बनाते हो तो आप क्या करते हो, चीजें तो वही है, मटेरियल तो वही है, लेकिन आपने उसको दूसरा रूप दे दिया। समझ में आ रहा है ना? जैसे क्वेश्चन एक ही है, सेम है, लेकिन करने के तरीके अलग अलग होते हैं क्वेश्चन को, सेम ऐसे ही है। यहाँ पे ये जो आपका सिंपल फॉर्म में लगा हुआ है z इक्वल्स टू x प्लस i y, हमने इसको क्या किया है, सिंपली चेंज कर दिया एक दूसरे फॉर्म में, है ना? हमने कहा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लिख देते हैं, उसी फॉर्म को बेटा हमने क्या बोल दिया, पोलर फॉर्म। यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, थीटा इज द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे सारे वैल्यूज मैंने लिखे हुए हैं, आप जो है इसको पुट करके देख सकते हो, ये फिर से ट्रांसफॉर्म होकर के ये मिलता है। ठीक है, एक और बात, अगर मैं बोलूं कि इसको मुझे जनरलाइज करना है, भाई जरूरी थोड़ी ना है कि थीटा ही रहेगा हर बार जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है। अब ये जो मैंने यहाँ पे थीटा लगाई है, तो मैंने पहले वाले के लिए डायग्राम बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड की इस वैल्यू को मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ। और जब भी हम किसी वैल्यू को जनरलाइज करते हैं तो मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है ये वाली बात कि मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा कि z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इनटू cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। नहीं, हम क्या करते हैं 2n पाई ऐड कर देते हैं, जब किसी वैल्यू को जनरलाइज करना होता है तो हम क्या कर देते हैं बेटा, 2n पाई ऐड कर देते हैं एंगल में, प्लस आयोटा sin ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। ऐसा ये बेटा आपका जनरल वैल्यू है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पोलर जनरल वैल्यू। समझ में आया? हमने थीटा में क्या ऐड कर दिया। अब n यहाँ पे डिपेंड करता है, n आपका नेगेटिव है तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है, n आपका पॉजिटिव तब भी फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ गया? n यहाँ पे क्या आपके एक इंटीजर लिख लो, n यहाँ पे क्या है, n इज इंटीजर, n इंटीजर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्लॉकवाइज में ले रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, because you have to put your answer within the given range, that is your 0 to 2 pi for argument or amplitude, है ना? And the range for principal argument is minus pi to pi। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है तुम्हें? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। आज तो तुमने मेरी हालत खराब कर दी भाई, क्योंकि हमारे सीनियर्स जो है 12th वाले, आई थिंक टाइम हो गया है। ठीक है, और ये जो आज आप रिवाइज करना, मैंने पूरा लेक्चर जो है आज 2 ही टॉपिक पे खराब कर दिया। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो मैं कितना इंपोर्टेंस दे रहा हूँ उनको, आर्गुमेंट को। ठीक है, तो आज का बहुत अच्छा लेक्चर था आपका। ठीक है, एक बार ये आज का नोट्स रिवाइज करना
और कल की क्लास में तभी बैठना। कल हम एक नए फॉर्म की बात करेंगे जो कि आपका है यूलर्स फॉर्म। ठीक है, चलो, ओके, बाय एवरीवन।